बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इमरान खान साहब की बहनों के साथ धरना दिया और फिर रात गए उन्होंने धरना ख़त्म कर दिया। एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की बहनों की या फैमिली की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। इसी तरह से बुशरा बीबी की भी मुलाकातें रोकी गई हैं और इमरान खान साहब की भी मुलाकातें रोकी गई हैं। वजह सिर्फ़ एक है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ये नहीं चाहती कि इमरान खान साहब का कोई पैगाम आजकल के दिनों में जेल से बाहर आए, क्योंकि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की ब्रांडिंग पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। मुख्तलिफ़ जगहों पे उनके बारे में ख़बरें छपवाई जा रही हैं, बहुत कोशिश की जा रही है। वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। फिर उन्होंने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुकात बनाए, आलमी सतह पर उन्होंने ताल्लुकात बनाए, फिर मौलवी इकट्ठे करके जिस तरह के बयानात मौलवियों से दिलवाए गए, ये सारा एक ब्रांडिंग का एक प्रोसीजर है जिसके ऊपर कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम ब्रांडिंग की जा सके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। लेकिन ग्राउंड पे कुछ है नहीं। अगर आप देखें कारकर्दगी तो वो तो ज़ीरो है। सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के तैयारे गिराए और एक मार्के में पाकिस्तान को फतह नसीब हुई है और उस पर फील्ड मार्शल बन गए आसिम मुनीर साहब। उसके अलावा और कोई चीज़ पाकिस्तान नहीं कर पाया। मिसाल के तौर पर मईशत पूरी तरह से तबाह है। दहशतगर्दी पहले से कई ज़्यादा बढ़ चुकी है। अवाम और फ़ौज के दरमियान जो बदएतमादी है वो पैदा हो चुकी है और उसकी वजह लगातार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत करने की पॉलिसी है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। गुरबत बेरोज़गारी में कई गुना इजाफा हो चुका है, महंगाई में कई गुना इजाफा हो चुका है, जबकि लोग पाकिस्तान छोड़ कर बाहर जाना चाहते हैं। सरमायाकारी कोई पाकिस्तान में लाने के लिए तैयार नहीं है। PIA को इन्होंने बेचा, वो क्या हालत हुई मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। लेकिन इस ब्रांडिंग को बचाने के लिए इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगा के कोई भी पैगाम बाहर ना आए, इसका बंदोबस्त किया गया है। लंदन में भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उन्होंने शहजाद अकबर साहब ने इसको लीड किया था। पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसके बाहर इन्होंने एहतजाज किया और वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इकट्ठे हुए। इन्होंने वहाँ धरना दिया, धरने पे बैठे रहे काफ़ी देर, काफ़ी नारेबाजी हुई, बहुत तकारीर हुई और उनका ये कहना है कि जब जब इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी जाएंगी हम इस एहतजाज के सिलसिले को बढ़ाएंगे, इसे यूरोप में भी ले जाएंगे और बाकी शहरों में भी इसको आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाएंगे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शहजाद अकबर साहब ने और ISF के लोगों ने इसको एहतजाज को लीड किया था। तो ये आगाज़ हो गया है बरतानिया में भी एहतजाज का। अब नादरीन, मौलवी जो हैं वो इकट्ठे होकर आसिम मुनीर साहब को पै गए। यानी सिंपल वजह यह है कि पाकिस्तान के जो उलमा इकराम है या मजहबी सियासी जमातें हैं उनकी स्पेस ख़त्म हो गई थी गुज़िश्ता 2-3 सालों में। ख़ास तौर पे आसिम मुनीर साहब के दौर में उन्हें मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इमरान खान साहब पे जुल्म और जबर इतना ज़्यादा हुआ कि सारे लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए। तो पाकिस्तान के जो उलमा इकराम है या मजहबी शख्सियात हैं वो डिसक्रेडिट हो रही थी। तो इन्हें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि कोई तहरीक खड़ी नहीं कर पा रहे थे, कोई आवाज़ उठा नहीं पा रहे थे। हर जगह पे जो है वो हुकूमत अपना मंजन बेच लेती थी और बाकी सारी स्पेस जो है वो इमरान खान साहब ले जाते थे। तमाम जो हार्ड एंड फास्ट किस्म के मौक़िफ़ अपनाए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने अपनाए हैं। मार भी इन्होंने बहुत खाई। तहरीक लब्बैक बीच में खड़ी हुई, लेकिन जिस तरह से उन्हें कुचला गया और जैसे उनकी क़यादत को गायब कर दिया गया, वो दोनों रिजवी बरादरान अभी तक नहीं मिलते और जो लोग मौजूद हैं उनसे मेरी कभी टेलीफोन पर बात हो तो बेचारे कुछ बोल नहीं सकते, ना उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ना गाइडेंस है, ना वो बात कर सकते हैं। तो जो मौलवी हजरात हैं इनके पास, क्योंकि इनका पाकिस्तान की सियासत में बड़ा पुराना असर है, तो मस्जिद और मिंबर और मदारिस इनके पास हैं। तो ये बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे लेकिन ये इन नहीं हो पा रहे थे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इनको स्पेस नहीं मिल रही थी। तो अभी आसिम मुनीर साहब ने कुछ इक़दाम किए जिनसे इन्हें स्पेस मिल गई और अब ये रल के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। अब एक तरफ मौलवी खड़े हैं, उलमा इकराम खड़े हैं, जिनके साथ उनके फतवे, जिनके साथ शरीयत क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है, कुरान पाक क्या कहता है, वो ये मिसालें लेकर आ गए। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब खड़े हैं जिनके पास डंडा है और ताकत है और इक़्तिदार है, ये चीज़ें उनके पास है। अब ये दोनों आमने सामने आकर इस वक्त खड़े हो गए। एजेंसियों को इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मौलवियों ने जिस किस्म की बातें कर दी हैं या ये जो आलिम है इन्होंने जो कुछ कह दिया है, अगर इस पर वाकई अमल दरामद होना शुरू हो गया और मस्जिद और मिंबर से आवाज़ उठना शुरू हो गई आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़, तो ये एक नई आग लग जाएगी और आसिम मुनीर साहब की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। पहले ही उनकी ब्रांडिंग नहीं हो पा रही, पहले ही वो आवाम में मकबूल नहीं हो पा रहे,
पहले ही वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कर पा रहे जिससे पब्लिक के और इदारे के बीच में जो खलीज है वो कम हो सके, तो इससे तो खलीज और बढ़ जाएगी जब मस्जिद और मिंबर से भी उनके खिलाफ आवाज़ उठ जाएगी। तो अब जनाब जो उलमा इकराम ने ये स्पेस हासिल करने की कोशिश की है और जो बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1 तो उन्होंने इस्तिस्ना को गैर इस्लामी, गैर शरई और कुरान पाक के ख़िलाफ़ करार दे दिया। एक चीज़ आपने ये याद रखनी है। नंबर 2, इन्होंने कहा कि गज़ा में जो बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स या इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो जा रही है उसका हिस्सा पाकिस्तानी फ़ौज को बिल्कुल मत बनाए, ये उन्होंने मुतालबा कर दिया। नंबर 3, मुरीदके में जो कुछ हुआ, जैसे वहाँ पे इंसानों को कुचला गया और जिस तरह लाशें छुपाई गई, जिस तरह ज़ख्मी छुपाए गए, इस पर उन्होंने कहा कि रिजवी बरादरान कहाँ हैं, हमने उसके ऊपर क्या किया, ये भी उलमा ने मामला उठाया। नंबर 4, उलमा ने जोर दिया इस बात पे कि चार दीवारी से बाहर निकलें। जब हुकूमत बदमाश हो जाए तो हड़तालें और एहतजाज जायज़ होते हैं। नंबर 5, जिन मौलवियों ने या दरबारी मुल्लाओं ने जाके खुशामद की आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की और जिन्होंने जूते पॉलिश किए, उनके बारे में ये कहा गया कि मदहा सरा किस्म के लोगों को इकट्ठा करके उनकी तायीद लेना हुक्मरानों के लिए मसला नहीं होता। तो उन मौलवियों को भी अपने से अलग कर दिया कि ये तो मदहा सराई करने वाले मौलवी हैं, कमर्शियल किस्म के मुल्ला हैं। तो ये गए और जाके उन्होंने तारीफ़ें कर दी, जो इनको बुलाया गया उन्होंने वो कर दिया। फिर जो एक ताहिर अशरफी ने बात की थी बैत लेने की कि वो आसिम मुनीर के हाथ पे बैत लेना चाहते हैं, 30 लाख उलमा और तलबा भी मेरे साथ हैं और हम बैत करते हैं आसिम मुनीर के हाथ पे, तो इस पे मौलवियों ने बहुत ठोका। ये ताहिर अशरफी साहब को उलमा इकराम ने चंगी भली क्लास ले ली उन्होंने, और उन्होंने कहा जी वहाँ ये नारे लगाना कि तमाम उलमा बैत के लिए तैयार हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये लोग खलीफा इस्लाम बनकर बैत लेने नहीं आए। फिर एक और बात भी इसमें कही गई कि गैर मशरूत बैत सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो सकती है। ये जनाब उलमा इकराम ने कहा। मैंने ताहिर अशरफी साहब को ये बात समझाई थी कि सरकारी मुलाजम के हाथ पे बैत नहीं करते, सरकारी मुलाजम के हाथ में तनख्वाह रखते हैं। जब वो अपना महीना मुकम्मल करता है तो उसके हाथ में तनख्वाह रखते हैं ताकि वो अपनी फैमिली का पेट पाले, उसके हाथ पे बैत नहीं की जाती, क्योंकि ये बेचारा रिटायर हो जाता है ना, फिर नया आ जाता है। फ़र्ज़ करें कल को कोई और ऐसा आर्मी चीफ आ जाता है जिसके अकायद आपसे नहीं मिलते, तो क्या आप उसके हाथ पे भी बैत कर लेंगे? ऐसे नहीं होता। सरकारी अफसरान को तनख्वाहें दी जाती हैं, उनके हाथों के ऊपर बैत नहीं की जाती। उलमा ने जोर दिया कि तहरीक के बगैर कोई चारा नहीं है, तमाम सूबाई दारुलहुकूमतों से इसका आगाज़ किया जाए, वरना ये ख़तरा है कि ये कलमा का इनकार करके कुफरिस्तान का दावा कर देंगे। ये जनाब मौलाना एजाज मुस्तफ़ा साहब ने ये बात की है। फिर एक और आलम दीन उन्होंने कहा जी ऐसे काम ही ना करें जिससे आपको इस्तिस्ना लेना पड़े। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़। फजलुर रहमान ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है ये जो ताहयात इस्तिस्ना इसके मामले के ऊपर। फजलुर रहमान साहब ने कहा जी कि क्या हमारे हुक्मरान जो हैं वो खुलफाए राशिदीन से भी बुलंद हो गए, कि हमारे खुलफाए राशिदीन खुद को पेश करते थे एहतसाब के लिए अदालत के सामने, वो अपने आप को पेश करते थे काजी के सामने कि ठीक है कोई चीज़ होती है तो हम जवाब दें, लेकिन क्या हमारे आज के हुक्मरान उनसे भी ज़्यादा बुलंद हो गए हैं? फिर फजलुर रहमान साहब ने भी ये करार दे दिया कि ये गैर इस्लामी है, गैर शरई है, ये जो आपने अभी इस्तिस्ना ले लिया है ताहयात, इसकी इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। और साथ उन्होंने एक मशवरा भी दिया, उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान और अफवाज के जो सरबराहान हैं, फौजी सरबराहान और सदर पाकिस्तान, ये जो ताहयात इस्तिस्ना वाला मामला है इसको खुद ही, इस्तिस्ना को और मुराद को जो ताहयात उनको मिल रही हैं इसको खुद ही मुस्तरद कर दें और खुद ही कह दें कि हमें ये नहीं चाहिए। वैसे इज्जत भी इसी चीज़ में है कि ये खुद से कह दें कि हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। नाज़रीन एक और ख़बर है, ये खबर जब मुझे पहले मिली ना तो मैं हैरान हो गया। मुझे मेरे सोर्स ने फ़ोन करके बताया जनाब कि खबर ये है, तो मुझे लगा कि नहीं ये मुमकिन नहीं है, ये IMF इसके ऊपर मानेगा नहीं। लेकिन अब मज़ीद ज़राए भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। शहबाज राणा साहब ने भी इसका तज़किरा किया, यहाँ पे एक और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने भी इसके बारे में बात की। ये जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं सनाउल्लाह खान साहब डॉन में है, इन्होंने भी वही बात कर दी और अब खबर जो है उसकी तस्दीक हो रही है। खबर बड़ी खौफनाक है। वो ये कहते हैं कि IMF की जो रिपोर्ट छपी है ना, ये रिपोर्ट 186 सफ़ात की छपी है, लेकिन ये 186 सफ़ात की रिपोर्ट नहीं थी। ये रिपोर्ट लगभग कोई 225 सफ़ात के करीब थी, यानी इसमें इतने ज़्यादा डाटा मौजूद था।
220 225 के करीब इतने सफ़ात इसके थे। अभी एग्जैक्टली ये नहीं पता कि इसके टोटल सफ़े पहले कितने थे, लेकिन इसमें से बहुत सारे सफ़ात निकलवा दिए गए इस रिपोर्ट में से। उन सफ़ात में क्या था, ये एक बड़ा सवाल है। सोर्सेज ये बताते हैं कि पाकिस्तान के कुछ इंतहाई हसास मामलात हैं, उन पर भी IMF ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी इस रिपोर्ट के अंदर, और हुकूमत ने यह दरख्वास्त की IMF के साथ मिलकर मुबैना तौर पे कि जनाब ये सफ़ात बीच में से निकाल दिए जाए। तो वो सफ़ात बीच में से निकाल दिए गए, म्यूचुअली इसको एग्री किया गया और उसके बाद ये रिपोर्ट शाया कर दी गई है। उन सफ़ात में भी बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं। वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के हवाले से, पाकिस्तान के कुछ हसास इदारों के मामलात के हवाले से कुछ सफ़ात उसके अंदर शामिल थे कि यहाँ पे भी बहुत गड़बड़ है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और इस बजट के अंदर भी प्रॉब्लम है। मिलिट्री बजट की भी बात हो रही है और दीगर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो फौज के कारोबारों से रिलेटेड थी, यानी फौज जो कारोबार करती है उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें भी IMF की रिपोर्ट के अंदर शामिल थी कि जनाब ये जो फौज कारोबार कर रही है इसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और यहाँ पे कोई मुकाबले की फिजा नहीं बन पा रही। अब ये चीज़ें उसमें से निकलवाई गई हैं। जब वो चीज़ें उसमें से निकल गई तो फिर रिपोर्ट एग्री करके पब्लिक कर दी गई। तो 186 सफ़ात की रिपोर्ट आ गई है। बाकी जो सफ़ात हैं आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो सफ़ात भी पब्लिक के सामने आ जाएंगे। नाज़रीन, सुहेल वड़ाइच साहब ने एक बात की है, इनसे मैं इस बात से ना इत्तफाक करता हूँ सुहेल वड़ाइच साहब से। उन्होंने कहा जी हुकूमती जमातों के पास एस्टेब्लिशमेंट की हर बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान खड़ा है जो इन्हें कोई स्पेस देने को तैयार नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब स्पेस नहीं देना चाहते, इस बारे में ना मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सुहेल वड़ाइच साहब खुद भी गवाह हैं, वो उस मुलाकात में शामिल थे, मैं भी वहीं पे था। इमरान खान साहब ने 4 चीज़ों पे हुकूमत को स्पेस देने का 2022 में ही कह दिया था, और उन्होंने कहा था जब भी आप इन 4 चीज़ों पे बैठेंगे मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा और इन 4 चीज़ों के ऊपर मेरा कंसेंसस हो जाएगा आपके साथ, मैं इनके ऊपर हर किस्म का ताउन करने को तैयार हूं। वो 4 चीज़ें कौन सी थी जो इमरान खान साहब ने उस वक्त कही थी? नंबर 1, फौज का सारे मिलकर सियासत में किरदार खत्म कर देते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब भी थे, 2-3 और जर्नलिस्ट भी थे सीनियर, शायद मुजीबुर रहमान शामी साहब भी थे उसमें। तो उन्होंने कहा जी नंबर 1, फौज का सियासत में किरदार खत्म करना है तो मैं साथ बैठने के लिए तैयार हूं। नंबर 2, इमरान खान ने कहा था कि इलेक्शन करवाने का एक ऐसा न्यूट्रल सिस्टम कायम किया जाए जिसके बाद कभी भी इलेक्शन मुतनाज़े ना हो, इसके लिए भी मैं साथ बैठने के लिए तैयार हूं। नंबर 3, मईशत के ऊपर एक रोड मैप तैयार कर ले, फिर उसके ऊपर आइंदा कोई सियासत नहीं करेगा, इसके लिए भी मैं साथ बैठने के लिए तैयार हूं। नंबर 4, एहतसाब के लिए भी एक तरीकाकार बनाया जाए, साफ और शफाफ। तो इमरान खान साहब ने कहा था इन 4 चीज़ों के लिए मैं किसी भी सियासी जमात के साथ या सारी सियासी जमातों के इकट्ठ के साथ बैठने के लिए तैयार हूं। इन पे आप किसी नतीजे पे पहुंच जाएं, पाकिस्तान आगे निकल जाएगा। तो ये स्पेस तो इमरान खान साहब ने सुहेल वड़ाइच साहब आपकी मौजूदगी में इन सियासी जमातों को दी हुई थी, लेकिन अब बहुत टाइम गुजर गया, बड़ा जुल्म हो गया इमरान खान पे। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर बैठ के कोई ना कोई नतीजा निकाला जा सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, 7.14% मजीद गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। पैसों में, रुपयों में नहीं हो रहा, परसेंटेज में हो रहा है। अब ये जब आप गैस खरीदेंगे तो आपको पता चलेगा कितना इजाफा है। ये MBBTU इस तरह को इसकी वो है, एक टर्मिनोलॉजी होती है, मेरे अभी जेहन में नहीं है, लेकिन इसमें जो फ़ी यूनिट कीमत बढ़ी है वो लगभग 70-75 रुपये से लेकर कोई 125 रुपये तक मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग तरीके से बढ़ी है, या मुख्तलिफ कंपनीज की अलग अलग तरीके से बढ़ी है। तो ये इतनी कीमत गैस की एक मरतबा फिर बढ़ा दी गई है। तो ये नाज़रीन इनका तरीक़ाकार है, लगातार कीमतें बढ़ाई जाओ, आवाम की कमर तोड़ी जाओ और पैसा इकट्ठा करके किसी ना किसी तरह मुल्क का पहिया घसीटो, मुल्क को किसी भी तरह करके, क्योंकि अवाम काम करने को तो तैयार नहीं है। लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर भागना चाहते हैं, एयरपोर्टों पे इन्होंने पैरे लगा दिए और बाहर से कोई पैसा लेकर पाकिस्तान में आना नहीं चाहता। नाज़रीन, एक और अफसोसनाक खबर है, उसकी अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। ये हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी साहिबा का मामला है, एक मुतनाज़ ट्वीट का मामला है। अदालत के अंदर इसको रगड़ा दिया जा रहा है। अब जो एक स्टेट कौंसल शकील जट साहब को लाया गया मैदान में, उन्होंने बड़ा अजीब इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा जी मुझे 4 बजे पता चला कि कोई फाइल ही नहीं है, फिर मुझे 15 सवालात दे दिए गए। मुझे ये भी नहीं पता कि ये सवालात किसने दिए हैं, यानी कौन लिख लिख के सवालात दे रहा है। बस मुझे कहा गया आपने कल ये सवालात कर लेने,
फिर उन्होंने कहा जी मैं तो फेयर ट्रायल के हक में हूँ, ये डिक्टेट किए गए सवालात मैं नहीं करता, मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता, फेयर ट्रायल सबका हक है, अदालत तैयारी के लिए मुझे मुनासिब वक्त दे। और हादी अली चट्टा और ईमान मज़ारी, इनसे प्रॉब्लम यह है कि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तनकीद करते हैं। ईमान मज़ारी ने यहां तक कह दिया समात में कि यहां पर जजेस भी गायब हो जाते हैं। हम एजेंसियों की बात कर रहे हैं, उन एजेंसियों की जो अदालती मामलात में मुदाखलत करती हैं। हम जो बातें कर रहे हैं वो हकीकत है, आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। हादी अली चट्टा ने यह भी कहा। एक कर्नल साहब सबको कंट्रोल कर रहे हैं, ये ईमान मज़ारी साहबा ने कहा। तो नादरीन, इनके साथ दोनों मियाँ बीवी के साथ सख्त ज्यादती हो रही है और बात सिर्फ इतनी है कि ये इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो कबायली इलाकों में हो, चाहे वो इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब, सिंध, कहीं पे भी हो। ये हर जगह पे जहाँ पे जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी आवाज़ों को दबाना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपनी जिम्मेदारी समझती है। आज जो स्टेट काउंसिल है वो खुद कह रहा है कि मुझे लिखे लिखाए सवालात दे दिए, किसने लिखे ये भी नहीं पता। अंदाज़ा करें अदालतों को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।